$81 मिलियन की साइबर डकैती। कैसे हैकर्स ने समय क्षेत्रों और सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी को अंजाम दिया। यह एक शांत गुरुवार शाम थी, 4 फरवरी 2016 को बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश बैंक के ऊंचे मुख्यालय के अंदर देश के केंद्रीय बैंक कर्मचारी अपना काम खत्म कर चुके थे। व्यस्त कार्यालय अब खाली थे, कंप्यूटर शांत थे और सफाई कर्मी अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक और व्यस्त सप्ताह का अंत हो गया हो, लेकिन एक ऐसी बात थी जिसे कोई नहीं जानता था। उस शाम हैकर्स की एक कुशल टीम इतिहास की सबसे साहसी और दुस्साहसी साइबर डकैती को अंजाम देने वाली थी। अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश बैंक $81 मिलियन खो देगा, एक सुनियोजित योजना के तहत, जिसमें बंदूकें, नकाब या भागने वाली गाड़ियां नहीं, बल्कि मेलवेयर, कंप्यूटर टर्मिनल और समय क्षेत्रों की एक अद्भुत समझ का उपयोग किया गया। यह कहानी है कि कैसे साइबर अपराधियों की एक टीम ने वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग खुद के खिलाफ किया, बांग्लादेश बैंक को निशाना बनाते हुए एक ऐसी योजना तैयार की जो उन्हें ढाका से न्यूयॉर्क तक और वहां से मनीला, श्रीलंका और उससे आगे ले गई। 4 फरवरी 2016, डकैती की शुरुआत। जैसे ही बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी सप्ताहांत के लिए निकल रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हैकर्स की एक कुशल टीम पहले ही उनके सिस्टम में प्रवेश कर चुकी थी। दरअसल हैकर्स पहले ही बैंक के नेटवर्क के अंदर लगभग 1 साल से थे, इसके ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, यह पता लगा रहे थे कि पैसा कैसे चलता है और अपनी योजना को सावधानीपूर्वक तैयार कर रहे थे। यह सब एक साधारण ईमेल से शुरू हुआ। जनवरी 2015 में बैंक के एक कर्मचारी को एक सामान्य नौकरी आवेदन जैसा लगने वाला ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल के साथ एक जिप फाइल अटैच थी, जो कुछ असामान्य नहीं था, लेकिन उस जिप फाइल के अंदर एक मैलवेयर छिपा था, जो विशेष रूप से बैंक की सुरक्षा को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही फाइल खोली गई, मेलवेयर चुपचाप बैंक के सिस्टम में फैलने लगा, बिना किसी को पता चले। यह उस चोर के समान था जो सबके सोने के बाद घर में चुपके से घुसता है, दरवाजे खोलता है, अलार्म को बंद करता है और भागने के रास्ते तलाशता है। जब तक किसी को एहसास होता कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। अगले साल भर तक हैकर्स परछाइयों में काम करते रहे, यह जानने की कोशिश करते हुए कि बैंक कैसे काम करता है। उन्होंने अध्ययन किया कि बांग्लादेश बैंक SWIFT नेटवर्क के साथ कैसे बातचीत करता है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षित संदेश भेजने और पैसे स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वैश्विक सिस्टम है। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रणालियों में से एक था, कम से कम इसे ऐसा ही होना चाहिए था। हैकर्स जानते थे कि अगर वे CYFT नेटवर्क में सेंध लगाने में कामयाब हो गए, तो वे धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर अनुरोध भेज सकते थे, जिन्हें वैध अनुरोधों से अलग करना असंभव होगा। एकमात्र समस्या, बांग्लादेश में SWIFT लेनदेन की बारीकी से निगरानी की जाती थी और हर दिन एक विशेष मशीन द्वारा लेनदेन की लॉग प्रिंट की जाती थी। डकैती को अंजाम देने के लिए उन्हें बिना किसी संदेह के उस प्रिंटर को बंद करने का तरीका खोजना होगा। सटीक समय पर की गई डकैती, समय ही सब कुछ था। हैकर्स जानते थे कि बांग्लादेश में बाकी दुनिया की तुलना में सप्ताहांत का शेड्यूल अलग होता है। बांग्लादेश में सप्ताहांत गुरुवार रात से शुरू होता है और बैंक रविवार सुबह तक नहीं खुलते हैं। इससे उन्हें एक अवसर मिला। इस बीच न्यूयॉर्क में यह शुक्रवार की सुबह होगी जब हैकर्स अपने धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर अनुरोध जारी करेंगे। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक, जहां बांग्लादेश बैंक अरबों डॉलर का भंडार रखता था, तब भी खुला और लेनदेन कर रहा होगा। और फिलीपींस में, जहां चुराए गए पैसे का बड़ा हिस्सा भेजा जाएगा, सोमवार 8 फरवरी को चीनी नववर्ष का सार्वजनिक अवकाश था। इन विभिन्न समय क्षेत्रों और छुट्टियों का लाभ उठाते हुए हैकर्स को गुरुवार की रात से लेकर फिलीपींस में सोमवार तक का समय मिल गया था, जिसमें वे बिना किसी की नजर में आए पैसे को स्थानांतरित कर सकते थे। यह एक अद्भुत चाल थी, जिसमें न केवल बांग्लादेश बैंक की साइबर सुरक्षा की खामियों का फायदा उठाया गया, बल्कि समय की प्रकृति का भी उपयोग किया गया। योजना सामने आती है। 4 फरवरी 2016 की रात को, जैसे ही बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी अपनी डेस्क छोड़ रहे थे, हैकर्स ने बैंक के स्विफ्ट टर्मिनल में लॉग इन किया। उन्होंने एक के बाद एक धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर अनुरोध जारी करने शुरू कर दिए। प्रत्येक अनुरोध को इस तरह से तैयार किया गया था कि ऐसा लगे जैसे वह बांग्लादेश बैंक से ही आया हो। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व को लगभग $1 अरब फिलीपींस और श्रीलंका के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दे रहा हो। योजना यह थी कि पैसे को इन खातों में स्थानांतरित किया जाए और फिर इसे मनीला के कैसीनो के माध्यम से धोया जाए, जहां हैकर्स जानते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून कमजोर थे। लेकिन किसी भी जटिल योजना की तरह सब कुछ पूरी तरह से नहीं हुआ। प्रिंटर की खराबी, योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से में उस प्रिंटर को बंद करना शामिल था, जिसका उपयोग बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट लेनदेन की निगरानी के लिए करता था। हैकर्स ने मैलवेयर बनाया था जिससे प्रिंटर काम करना बंद कर देगा, जिससे यह एक तकनीकी खराबी लगे।
कई दिनों तक प्रिंटर कोई लेन देन लॉग प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए बैंक में कोई यह नहीं देखेगा कि पैसा गायब हो रहा है। 7 फरवरी 2016 की सुबह जवाहर हुडा बांग्लादेश बैंक के एक निदेशक कार्यालय में पहुंचे। किसी अन्य दिन की तरह उन्होंने उम्मीद की थी कि रोजाना के लेन देन के लॉग प्रिंट किए जाएंगे, लेकिन ट्रे खाली थी। पहले उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। आखिरकार प्रिंटर अक्सर खराब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने समस्या का समाधान करने की कोशिश की, तो उन्हें कुछ सही नहीं लगा। प्रिंटर ने काम करना क्यों बंद कर दिया था और किसी ने इसे पहले क्यों नहीं देखा? जब वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, हैकर्स चुपचाप अपना काम करते रहे। बैंक के भंडार से सैकड़ों मिलियन डॉलर स्थानांतरित कर रहे थे। फेडरल रिजर्व की भूमिका। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व ने ट्रांसफर अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया। प्रत्येक अनुरोध वैध लग रहा था। स्विफ्ट संदेशों में सभी सही क्रेडेंशियल्स थे और यह मानने का कोई कारण नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। लगभग 951 मिलियन डॉलर के ट्रांसफर अनुरोध भेजे गए और फेडरल रिजर्व ने उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। पैसे को उन खातों में स्थानांतरित कर दिया जिनका सेटअप हैकर्स ने फिलीपींस और श्रीलंका में किया था। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। फेडरल रिजर्व की स्वचालित प्रणालियों ने कई लेन देन को मैन्युअल समीक्षा के लिए चिह्नित किया। स्विफ्ट संदेशों में से एक में इस्तेमाल किए गए शब्दों में से एक का मिलान उस ईरानी जहाज के नाम से हुआ जिसे अमेरिकी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। इससे कई अलार्म बजने लगे। स्थानांतरित की जा रही कुल राशि असामान्य रूप से बड़ी थी और लेन देन निजी संस्थाओं को भेजे जा रहे थे, न कि स्थापित बैंकों को। जैसे ही फेडरल रिजर्व ने जांच शुरू की, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। हैकर्स ने 951 मिलियन में से फेडरल रिजर्व ने 870 मिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया, लेकिन सभी ट्रांसफर को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। 4 लेन देन कुल 81 मिलियन डॉलर पहले ही हो चुके थे। हैकर्स ने बांग्लादेश बैंक से सफलतापूर्वक 81 मिलियन डॉलर चुरा लिए थे। परिणाम: रविवार 7 फरवरी को जवाहर हुडा को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो चुका है। न केवल प्रिंटर खराब हो गया था, बल्कि अब कर्मचारियों को SWIFT सिस्टम में लॉग इन करने में भी दिक्कत हो रही थी। उनके स्क्रीन पर एरर संदेश आ रहे थे और जब उन्होंने फेडरल रिजर्व से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि न्यूयॉर्क में अभी भी सप्ताहांत था। जब तक वे फेडरल रिजर्व में किसी से संपर्क कर सके, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क से लॉग आउट कर लिया था, सिस्टम से सबूत मिटा दिए थे और डिजिटल दुनिया में गायब हो चुके थे। घबराहट में बांग्लादेश बैंक के कर्मचारियों ने दुनिया भर में इंटरमीडियरी बैंकों को तत्काल संदेश भेजने शुरू किए, यह उम्मीद करते हुए कि वे चुराए गए धन को वापस पा सकेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन अक्सर कई बैंकों के माध्यम से होते हैं और एक बार पैसा भेज दिया जाने पर उसे ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और हैकर्स ने इसके लिए भी एक योजना बनाई थी: धन को लॉन्डर करना। जब 81 मिलियन डॉलर फिलीपींस में स्थानांतरित हो गया, तो हैकर्स को उसे लॉन्डर करना था ताकि कोई संदेह न हो। वे जानते थे कि सीधे बड़ी रकम निकालने से संदेह पैदा होगा, इसलिए उन्होंने एक अधिक जटिल योजना बनाई। उन्होंने पैसे को मनीला के 2 कैसीनो में लगाया: सोलेयर रिजॉर्ट एंड कैसीनो और मिडास होटल एंड कैसीनो। 2016 में फिलीपींस में कैसीनो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों से मुक्त थे, जिससे वे चोरी का पैसा छिपाने के लिए आदर्श स्थान बन गए। हैकर्स ने निजी जुआ कमरे, जिन्हें जंकट कहा जाता है, स्थापित किए, जहां वे बिना ध्यान आकर्षित किए बड़ी मात्रा में पैसे जुआ खेल सकते थे। योजना सरल थी। वे थोड़ी देर के लिए जुआ खेलते, बड़े खिलाड़ियों के साथ घुल मिल जाते और फिर अपनी जीत को नकद में बदल लेते, जिसे डकैती से जोड़ना लगभग असंभव होता। चोरी किए गए 80 मिलियन डॉलर में से लगभग 30 मिलियन डॉलर सोलैर कैसीनो में चला गया और 20 मिलियन डॉलर माइडस में। शेष राशि उन व्यक्तियों में वितरित की गई जो इस डकैती में शामिल थे, जिसमें एक रहस्यमय चीनी नागरिक भी शामिल था जो बड़ी राशि लेकर गायब हो गया। जांच: डकैती के बाद बांग्लादेश, फिलीपींस और अमेरिका में अधिकारियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू की। हैकर्स ने अपने निशान अच्छे से छिपाए थे, लेकिन कुछ सुराग अभी भी बाकी थे। फिलीपींस में जांचकर्ताओं ने चोरी किए गए पैसे को कैसीनो तक ट्रेस किया, जहां उन्हें पता चला कि इसका बड़ा हिस्सा जंकट ऑपरेटरों के माध्यम से लॉन्डर किया गया था। हालांकि जब तक वे सब कुछ समझ पाए, तब तक अधिकांश पैसा गायब हो चुका था। बांग्लादेश में सरकार ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। देश ने 81 मिलियन डॉलर खो दिए थे, जो उसकी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा के लिए एक भयानक झटका था। जांच से यह भी पता चला कि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में गंभीर खामियां थीं।
स्विफ्ट नेटवर्क की अजेयता के बावजूद हैकर्स ने इसमें सेंधमारी करने का तरीका ढूंढ लिया। और भले ही फेडरल रिजर्व अधिकांश धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोकने में सक्षम था, यह पूरी डकैती को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाद की स्थिति। बांग्लादेश बैंक डकैती के बाद के वर्षों में यह सवाल बना हुआ है कि इसके पीछे कौन था। कुछ लोगों का मानना है कि हैकर्स एक उत्तर कोरियाई साइबर अपराधी समूह थे। जैसे ही बांग्लादेश बैंक डकैती की धूल बैठी, दुनिया के सामने और भी सवाल उठ खड़े हुए। कैसे एक समूह ने दुनिया के सबसे सुरक्षित वित्तीय प्रणालियों को मात दे दी? कौन से छेद अभी भी बाकी हैं जिनका अगला साइबर अपराधी फायदा उठा सकता है? और शायद सबसे डरावनी बात, क्या यह फिर से हो सकता है? एक बात तो तय है, बांग्लादेश बैंक डकैती हमारे आपस में जुड़े हुए डिजिटल दुनिया की कमजोरियों की एक कड़वी याद दिलाती है, जहां कुछ कोड की पंक्तियां लाखों को बिना किसी निशान के गायब कर सकती हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन जानता है, अगला बड़ा रहस्य आपके सामने हो सकता है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।